Hello, welcome back to the Sparkers from in the new chapter of a class 6 history textbook, that is chapter 8, vital villages and thriving towns. Vital villages यानी कि the important villages, जो भी important villages थे उस टाइम के, ancient times के, और thriving towns, वो towns जो आज भी हमें मिलते हैं, जो आज भी खड़े हैं अपनी प्लेस पे, ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So start करते हैं अपना chapter number 8. Okay, first of all we are going to see about iron tools and agriculture. कि उस टाइम पे आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर कैसे होते थे. ठीक है, थिंग्स मेड ऑफ आयरन स्टील आर अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ्स. आजकल हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुका है आयरन और स्टील के टूल्स. आयरन और स्टील का जो भी यूज है हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वेदर इट इज व्हीकल्स, वेदर इट इज आवर फर्नीचर्स, अपने घरों में, अपने किचन में, अपने लाइक ऑफिस में, कहीं भी हमारे जो व्हीकल्स बने हैं, जो हम जिससे हम चलते हैं, लाइक कार हो गया, बाइक्स हो गई, दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील. सो आयरन एंड स्टील्स are the part of our daily lives now, but इसका यूज 3000 years ago पहले स्टार्ट हो चुका था हमारे कंट्री में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में. आयरन और स्टील not probably steel but iron. The use of iron began in the continent around 3000 years ago. 3000 साल पहले आयरन का यूज स्टार्ट हो चुका था. बहुत ज्यादा आयरन के कलेक्शंस, आयरन के वेपन्स, आयरन के टूल्स मिले हैं दबे हुए बरियल्स में. ठीक है, 2500 years ago एक एविडेंस मिला है कि आयरन के टूल से ग्रोइंग भी होती थी. ग्रोइंग यानी कि एग्रीकल्चर भी होता था. आयरन के एक्सेस बनाए जाते थे, आयरन के प्लर्स बनाए जाते थे. दीज आर द कॉमन टूल्स मेड अप ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन के एक्सेस यानी ये कुदाल, कुल्हाड़ियां और जो प्लर्स होते हैं जिनसे हम जमीन को खोदते हैं, जब इनको जोतते हैं, तो वो सारे टूल्स किसी से बनाए जाते थे, आयरन से बनाए जाते थे. तो ये मिला है हमें आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. ओके, देन अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. कुछ और स्टेप हमें क्या एविडेंस मिले हैं कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया गया, इरिगेशन के द्वारा. ठीक है, विद द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन किंगडम्स एंड इन द विलेजेस, न्यू टूल्स हैव टू बी इन्वेंटेड. जो किंगडम्स में कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होता चला गया. ठीक है, विलेजेस में कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होता चला गया. तो जब जैसे जैसे डेवलपमेंट विलेजेस में होगा, किंगडम्स में होगा, लोगों में होगा, वैसा वैसा ही डेवलपमेंट उस जमाने के एग्रीकल्चर में भी होगा. कैसे टूल्स यूज करते हैं उसमें भी होगा. प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, ट्रांसप्लांटेशन भी इंक्रीज होगा. सो ये सारी चीजें जो इंक्रीज होती चली गई, इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई इरिगेशन. इरिगेशन का यूज करने लग गए लोग, यानी जिसे कहते हैं हम सिंचाई. ठीक है, irrigation work that were built during this time includes canals, wells, tanks and artificial lakes. irrigation के लिए जो चीजें बनी उस टाइम पे, वो चीजें थी नहरें, कुएं, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, यानी कि जो लेक्स हम खुद बनाते हैं, मैनमेड लेक्स होती हैं, यानी कि वो नेचुरल लेक्स नहीं होती हैं. तो ये सब चीजें हमने बनाई इरिगेशन के लिए. ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि विलेजेस में कौन रहता था, हु लिव्ड इन द विलेज मोस्ट प्रोबेबली. सो there were at least three different kinds of people that were lived in a village in the northern and the southern part of the continent. India is divided into two parts, the northern part and the southern part. ऊपर वाला पार्ट को नदर पार्ट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को सदर्न पार्ट कहते हैं. जो भी मध्य प्रदेश से नीचे का एरिया है वो साउथ इंडिया में आता है, मध्य प्रदेश से ऊपर का एरिया सब नॉर्थ इंडिया में आता है. ठीक है, तमिल में जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्हें कहा गया है वेल्लालार. ओके, जो भी प्लमैन्स थे, यानी कि जो खेतों में काम करते थे, उन्हें कहा गया है उजावार्स. ओके, प्लीज लर्न दिस नेम्स बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स. जो लैंडलेस लेबर्स थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, जो बेसिकली स्लेव क्लास को बिलोंग करते थे, उन्हें कहा गया है कडाइशियार्स. ओके, और अडिमाई. ये सब नेम यूज होते थे सदर्न पार्ट में, सदर्न इंडिया में, मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु में. ठीक है, जो तमिलनाडु आज का तमिलनाडु है उसकी बात कर रहे हैं हम. नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में क्या होता था, जो विलेज के हेडमैन होते थे उन्हें कहते थे ग्राम भोजका. ठीक है, यूजुअली मैन होता था, ग्राम भोजका की पोजीशन पे यूजुअली मैन होते थे. उसी फैमिली से मैन होते थे जिस फैमिली से सदियों से ग्राम भोजका बनते आ रहे हैं ना. ग्राम भोजका की जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी पोजीशन होती थी, यानी कि अगर आज बाप ग्राम भोजका है तो कल को बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, एंड सो ऑन. सो ग्राम भोजका पोजीशन इज द हेरिडिटरी पोजीशन. ठीक है, एंड इट इज ऑक्यूपाइड बाय मोस्ट प्रोबेबली बाय द मेन. और ग्राम भोजका जो होते थे वो लार्जेस्ट लैंड ओनर्स होते थे, जैसे कि लार्ज लैंड ओनर्स को तमिल में वेलालार कहा गया है. इसी तरीके से नदर पार्ट ऑफ द कंट्री में जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, वही ग्राम भोजका बनते थे. ठीक है, उनके पास स्लेव्स होते थे, वर्कर्स होते थे काम करने के लिए खेतों में. ठीक है, वो बहुत पावरफुल होते थे. किंग्स के लिए वो बहुत पावरफुल होते थे बिकॉज किंग उनको यूज करते थे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए विलेजेस से. ठीक है, वो जजेस का काम भी करते थे, कभी कभी वो जज का रोल भी करते थे. ठीक है, कभी कभी वो पुलिसमैन का रोल भी करते थे. तो ग्राम भोजका इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
ऑफ द विलेजेस। ओके, सो विलेज हेडमैन को ग्राम भोज कहते थे, जिनके पास बहुत सारे काम होते थे करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, पुलिसमैन का रोल भी करते थे, जजेस का रोल भी करते थे। ग्राम भोज के अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट फार्मर्स, यानी कि जो फार्मर्स जो कि किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, लाइक ग्राम भोजकास पर डिपेंडेंट नहीं है, सिलेज पर डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास इतनी ज्यादा जमीन भी नहीं है कि वो ग्राम भोजिका की पोजीशन तक पहुंच पाए, पर इतनी कम भी नहीं है जिससे कि वो अपने खाना गुजारा कर सकें। ठीक है, तो उन फार्मर्स को कहते थे हम गृहपतीस। ठीक है, स्मॉल लैंड ओनर्स, यानी कि छोटे छोटे लैंड ओनर्स, उन्हें हम कहते थे गृहपतीस। ठीक है, इसमें मेन और विमेन्स जो होते थे दोनों ही सॉरी मैन जो भी स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे उन्हें कहते थे गृहपतीस, और जो दूसरे लोग थे मैन और वुमेन जो दास की भूमिका निभाते थे, यानी कि जो स्लेव्स होते थे, उन्हें हम कहते थे दास कर्मकार्स। ओके, सो ये कुछ हो गया पीपल के बारे में जो विलेजेस में रहते थे, कौन कौन लोग विलेजेस में रहते थे। फिर आते हैं फाइंडिंग अबाउट द सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, कि सिटीज के बारे में कैसे पता चला, हमें ट्रैवलर से पता चलता है। जो ट्रैवलर्स आते थे, इंडिया विजिट करते थे, चाइना से आते थे, सऊदी अरेबिया से आते थे, मिडिल ईस्ट से आते थे, बहुत सारी जगहों से आते थे, वर्ल्ड की, इंडिया को ट्रैवल करते थे, वो बुक्स लिखते थे, उनकी बुक्स से हमें पता चला है कि इंडिया में उस समय में क्या होता था, क्या नहीं होता था। स्कल्पचर्स, यानी कि जो जमाने की चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, जो भी हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि पुरातत्व विभाग की फाइंडिंग्स, जो भी हिस्टोरियंस होते हैं उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज जो थी वो ऑर्डिनरी लोगों द्वारा लिखी गई थी, यानी कि जो ऑर्डिनरी पीपल रहते थे, जो कॉमन पीपल रहते थे उन जगहों पे, विलेजेस में, उनके द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम था जातक स्टोरीज। ठीक है, और ये जातक स्टोरीज बेसिकली प्रिजर्व किसके द्वारा की गई, बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। जो भी बुद्धिस्ट थे, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी कि जो भी बुद्धिस्ट भिक्षु थे, मॉन्क यानी कि पंडित होते थे, बुद्धिस्ट पंडित, उनके द्वारा जातक स्टोरीज को प्रिजर्व करा गया। ठीक है, उनके द्वारा जातक स्टोरीज को संभाल के रखा गया। स्कल्पचर्स, जो भी कार्व्ड आउट सीन्स होते थे जिसमें कि पीपल की लाइफ डिपिक्टेड होती थी, उस समय में लोग क्या करते थे, टाउन्स और विलेजेस में कैसे रहते थे, फॉरेस्ट में कैसे रहते थे, तो उनके जो सीन्स जो होते थे वो कार्व्ड, मतलब जो दीवारों पे कुछ हमें पिक्चर्स मिली हैं, कुछ हमें गुफाओं में पिक्चर्स मिली हैं, पेंटिंग्स के द्वारा, तो इन सब चीजों के द्वारा भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई, जैसे कि वेल्स मिले हैं। ठीक है, वेल्स यानी कुएं, ड्रेन्स, garbage dumps, houses, these all are the archaeological findings which also told about the old cities of that time. Okay, then account of the sailors and travelers who visited India at that time, like one unknown Greek sailor, एक sailor यानी कि who sails in the ship. Okay, जो शिप में सेल करते हैं, शिप से आते हैं, जो एक अननोन ग्रीक सेलर की एक हमें राइटिंग मिली है, जिसने कि इंडिया के सारे पोर्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है जहां जहां उसने विजिट किया। सो ऐसी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं उस जमाने के लोगों के बारे में, जो ट्रैवलर्स आते थे उन लोगों के द्वारा हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। स्कल्पचर्स के द्वारा पता चलता है, जो उस समय की बनाई हुई चीजें हैं, जो आज भी हमें बिल्डिंग्स मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, और जो भी हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, इन चीजों से हमें बहुत कुछ पता चलता है। फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आ गई, फिर जो लोग हमें इंडिया घूमने आते थे उन लोगों की राइटिंग्स आ गई। ठीक है, फिर क्या होता था, फिर इसके बाद आता है कॉइन्स, कि कॉइन्स उस समय में कॉइन्स का भी यूज होने लग गया था, लाइक चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए कॉइन्स को एज अ मीडियम यूज करने लग गए थे, कि जैसे कि आज हम पैसा यूज करते हैं, एट द टाइम द कॉइन्स वर आल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत अलग अलग तरीके के कॉइन्स फाउंड किए हैं इस एरिया में। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के कॉइन्स, बिकॉज जो एक जगह कॉइन है ना वो दूसरी जगह कॉइन नहीं होगा। अब तो हमारी पूरी कंट्री की एक ही करेंसी है, दैट इज रूपी। ओके, दैट इज INR, इंडियन रूपी। बट उस जमाने में क्या होता था, उस टाइम्स में क्या होता था, एंशिएंट टाइम्स में, जैसे कि मथुरा का करेंसी कुछ और होगा, और गांधार का करेंसी कुछ और होगा, तमिलनाडु का करेंसी कुछ और होगा, राजस्थान का करेंसी कुछ और होगा। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के हमें कॉइन्स देखने मिलते थे। जो कॉइन्स हमें मिले हैं, माना जाता है कि 500 साल पहले वो कॉइन्स यूज में आए थे, और वो बेसिकली पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स वो कॉइन्स होते थे जो कि बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप या फिर राउंड शेप के होते थे। ठीक है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ होता था, मेटल का, शीट का, और उनके ऊपर पंच किया जाता था, यानी कि मोहर लगाई जाती थी। मोहर किसकी लगाई जाती थी, उस राजा की या उस राज्य की जहां से वो कॉइन्स बिलोंग करते हैं। सो उस राजा के, उस राज्य की मोहर लगाई जाती थी। ठीक है, फिर आती है सिटीज।
वो सिटीज जिनके पास बहुत सारे फंक्शंस, यानी कि सिटीज विद मेनी फंक्शंस। एक सिटी के क्या क्या फंक्शंस होते थे। सिंगल टाउन, वेरी ऑफन सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। एक टाउन, जो भी कोई टाउन है, वो बहुत सारे रीजन के साथ इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मथुरा टाउन। मथुरा का एक एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज मथुरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एशियंट सिटी ऑफ दैट टाइम, एंड मथुरा इज आल्सो फेमस फॉर दैट, क्या कहते हैं उसे, पूजा पाठ एंड ऑल दीज थिंग्स के लिए भी मथुरा बहुत ज्यादा फेमस है। अपने श्राइन्स के लिए फेमस है, टेम्पल्स के लिए फेमस है, ठीक है। उस एक बेसिकली एक वर्ड को क्या कहते हैं मथुरा के, प्लीज वेट अ मिनट, आई हैव टू फाइंड दैट। Yes, religious center. Mathura is a very important religious center at that time. Okay, so Mathura is important because it is located in the crossroad of two major routes of travel and trade, from northwest to the east and from north to the south. Mathura उस जगह पे present था, उस क्रॉस रोड यानी कि दो रोडों के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट था, जहां पर टू रोड्स कट करती थी। कौन सी रोड? जो कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट एरिया से ईस्ट को कनेक्ट करता था और नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता था। तो मथुरा इस जगह पे, ऐसी जगह पे प्रेजेंट था बीच में, ठीक है। क्या इस जगह पे प्रेजेंट था? वेट अ मिनट, आई हैव टू शो इट टू यू। मथुरा जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है। वेट अ मिनट, आई हैव टू मेक मैप ऑफ द इंडिया। प्लीज डोंट, प्लीज नेवर माइंड माय ड्राइंग। ओके, सो इट इज अ मैप ऑफ द इंडिया। मैप ऑफ इंडिया अभी के समय का है। उस समय के मैप ऑफ इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस थे, जैसे कि ये पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, ये म्यांमार भी इन्वॉल्व था, ये भूटान का एरिया भी इन्वॉल्व था, बहुत सारे एरिया इन्वॉल्व थे। बट मैंने अभी का मैप बनाया है। तो मथुरा यहाँ पे है, ठीक है, मथुरा यहाँ पे है। अब नॉर्थ वेस्ट से यानी कि इस जगह से कोई इधर को आ जाएगा ईस्ट की तरफ को, तभी मथुरा पड़ेगा, या नॉर्थ से कोई साउथ की तरफ को जाएगा तब भी मथुरा पड़ेगा। जैसे कि मथुरा यहाँ इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे मथुरा है। सो मथुरा, कोई भी इंसान कहीं से भी आएगा, आइदर वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ आए और नॉर्थ से साउथ की तरफ आए, तो उसे मथुरा बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा। सो इसलिए मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट था। 2000 साल पहले मथुरा सेकंड कैपिटल था कुशानास की। कुशाना एक डायनेस्टी थी, इसका नाम था कुशाना। सो मथुरा is the second capital of the dynasty Kushana। कितने साल पहले? 2000 years ago, ठीक है। मथुरा was also a religious center यानी कि पूजा पाठ करने का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। वहां पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे, बुद्धिस्ट की बहुत सारी मोनास्ट्रीज थी, यानी कि बुद्धिस्ट की बहुत सारी जगह थी, जैन्स की जगह थी, जैन्स के श्राइन्स थे, उनकी पूजा पाठ करने की जगह थी। इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा ऑल्सो, एज वी ऑल नो अबाउट कृष्णा एंड ऑल दीज थिंग्स। So Mathura is also important for the worship of Krishna. Okay, Mathura is the town of Krishna. So here we took the example of city Mathura. Okay, then we wait a minute. Yes, and now extreme. Then we also see about the crafts and the craft persons। जो भी क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन्स उस जमाने में यूज होते थे, उस जमाने में करते थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उस जमाने की जो पॉटरी थी, यानी कि जो भी चीजें बर्तन बनते थे, पॉटरी यानी कि अभी भी हम मिट्टी के बर्तन देखते हैं ना, तो उसे पॉटरी कहते हैं, ठीक है। सो उस जमाने में जो पॉटरी बनती थी, उस जमाने में जो मिट्टी के बर्तनों पे काम होता था, वो एक्सट्रीमली फाइन काम होता था। मतलब इतना ज्यादा अच्छा काम करते थे वो लोग, उसे एक्सट्रीमली फाइन। They are very intelligent about the making of the pots, about the making of their wares यानी कि बर्तन, ठीक है। उस समय में कौन से बर्तन बनते थे? नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, यानी कि नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया में बनाए जाने वाले जो भी बर्तन थे, उन्हें कहते थे नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, ठीक है। नदन यानी कि जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के, जो जैसे कि ये मिडिल है, ये आ गया नॉर्थ पार्ट, ठीक है, ये आ गया साउथ पार्ट, ठीक है। सो इंडिया में बनाए जाने वाले जितने भी बर्तन थे, उन्हें कहते थे नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड, यानी कि नॉर्थ साइड में बनाए जाने वाले ब्लैक कलर के, पॉलिश्ड यानी कि अच्छे से चमकाए हुए बर्तन, तो उन्हें कहते थे NVPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, ठीक है। देयर वर द फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी। वाराणसी एक बहुत फेमस सेंटर था। कहाँ पे था? नॉर्थ में। मदुरई साउथ में, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों किस के लिए फेमस थे? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये दोनों सेंटर्स फेमस थे। कौन कौन से सेंटर्स? वाराणसी नॉर्थ में और मदुरई साउथ में। एसोसिएशन ऑफ मेनी क्राफ्ट पर्संस एंड मर्चेंट्स नोन एज चेरीज।
मर्चेंट्स के और क्राफ्ट पर्सन के एसोसिएशंस को कहते थे शेरिन्स। शेरिन्स यानी कि जैसे कि कोई संगठन का नाम हो सकता है, ठीक है, संगठन के नाम को उस जमाने में कहा गया क्राफ्ट पर्सन के संगठन का नाम, और मर्चेंट्स के संगठन के नाम को कहा गया शेरिन्स। ओके, इन शेरिन्स का क्या काम होता था? इनके बहुत सारे जॉब्स होते थे। दे डिड मेनी जॉब्स सच एज दे एक्ट एज अ बैंक, जिसमें लोग जो होते थे वो अपने पैसे डिपॉजिट करवाते थे उनके साथ, शेरिन्स के साथ, ठीक है, जिससे कि उनके पैसे सेफ रहे। वो लोग ट्रेड ऑर्गेनाइज करते थे फॉर द मर्चेंट्स, रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो चीजें बन गई उसे सप्लाई करते थे फॉर द क्राफ्ट पर्सन। सो ये हर किसी के लिए काम करते थे। ये शेरिन्स जो थे ये हर किसी के लिए काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन के लिए भी, मर्चेंट्स के लिए भी, एंड दे एक्टेड एज द बैंक फॉर द पीपल टू डिपॉजिट देयर मनी। क्राफ्ट पर्सन के लिए कैसे काम करते थे? उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, ठीक है, उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो बनाते थे क्राफ्ट पर्सन, उनको सप्लाई करते थे बाहर। मर्चेंट्स के लिए कैसे काम करते थे? मर्चेंट्स के लिए काम करते थे, उनके लिए ट्रेड का ऑर्गेनाइजेशन करते थे, यानी कि उनके लिए ट्रेड लेके आते थे, ठीक है, और लोगों के लिए बैंक का काम भी करते थे। दिस इज ऑल अबाउट द शेरिन्स। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं एक टाउन का नाम, जिसका नाम है अरिकामेडु। अरिकामेडु इज अ टाउन इन द पौंडीचेरी कोस्टल लैंड पे। पौंडीचेरी इंडिया के इस साइड में प्रेजेंट है, जैसे कि ये इंडिया का नदर्न साइड है, ठीक है, पौंडीचेरी इंडिया के नदर्न साइड में है। तो पौंडीचेरी प्रेजेंट हेयर इन दिस पार्ट ऑफ द इंडिया, और इसी में यहीं पे टाउन है जिसका नाम है अरिकामेडु। अरिकामेडु इज द टाउन प्रेजेंट इन द पौंडीचेरी। इट वाज अ कोस्टल सेटलमेंट। कोस्टल यानी कि क्योंकि समुद्र के बहुत ज्यादा पास है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन के बहुत ज्यादा पास होने की वाली जगह को कहते हैं कोस्टल एरिया, कोस्टल लैंड, ठीक है। यहाँ पे शिप्स, जो भी जहाज होते थे, समुद्री जहाज जो होते थे, वहां वो अपना सामान लाते थे और सामान यहाँ से लेके जाते थे। तो जो भी शिप्स यहाँ पे सामान लाते थे और लेके जाते थे, इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट किसके लिए हो गया? ट्रेड के लिए, यानी कि व्यापार के लिए। यहाँ पे ब्रिक्स से बना हुआ एक वेयर हाउस भी मिला है। एक वेयर हाउस को आप गोडाउन की तरह मान सकते हैं, एक कारखाना, ठीक है, ब्रिक्स से बना हुआ बहुत बड़ा एक कारखाना भी मिला है इस साइड पे। बहुत सारी टाइप की पोट्रीज मिली हैं, बहुत सारे टाइप के लाइक पोट्रीज मिली हैं, वेयर्स मिले हैं, जो कि ऐसा लगता है कि दे बिलोंग टू द इटली एरिया। सो ट्रेड होने की वजह से यहाँ से ट्रेड होता था ना, यहाँ से ट्रेड होता था, तो ये माना जाता है कि इन लोगों का कुछ ना कुछ रिलेशन इटली के लोगों से भी रहा होगा, बिकॉज इनकी जो थिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा रिसेंबल करती हैं, कहाँ से रिसेंबल करती हैं? इटली से। एंड स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं, बहुत सारे स्मॉल टैंक्स, जिसे हम कहते हैं डाइंग वेट्स। डाइंग वेट्स यानी कि यहाँ पे डाई होते थे, क्लोथ जो कपड़े होते थे, इस टाइप का कोई टैंक होगा, ठीक है, इसमें डाई मिली हुई होती होगी, तो वो हमें वो वाले वेट्स मिले हैं जिसमें कपड़े डाई होते थे, यानी कपड़ों का कलर होता होगा। तो ठीक है, ये सारी की सारी फाइंडिंग्स कहाँ पे मिली है हमें? ये सारी की सारी फाइंडिंग्स हमें मिली है अरिकामेडु में। अरिकामेडु कहाँ पे प्रेजेंट है? पुडुचेरी में। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8, and then our next chapter is chapter number 9 of the same class 6 history textbook. ओके, सो और फिर 2 चैप्टर बचे हैं, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्लास 6 खत्म हो जाएगी। सो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हैं तो आपका बहुत 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 सारा थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड यू वांट टू आस्क एनीथिंग, you can comment down below in the comment box. I will be there to reply you always. So thank you guys, see you soon. Will we meet in the next video of chapter number 9 of the same class. Okay, so bye bye, have a nice day, take care.